हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन विद रानी शुक्ला में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फिर चाहे आप बीएड के स्टूडेंट्स हो या फिर आप रीट रिप्लेस भी या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एटलीस्ट अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप बीएड में हैं तो आपका ये क्वेश्चन आता ही है कि गद्य शिक्षण से आप क्या समझते हो या फिर पद्य शिक्षण से आप क्या समझते हो। तो पद्य शिक्षण के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हम बात करते हैं कि पद्य या कविता शिक्षण क्या है। तो हमारे सामने सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि कविता शिक्षण क्या है। ठीक है, इसके कितने रूप होते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, इसे किस लिए उपयोग में लाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कविता शिक्षण क्या है या फिर पद्य से आप क्या समझते हैं, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, काव्य शिक्षण हो, पद्य शिक्षण हो, कविता शिक्षण हो, ये सारे इसी के नाम हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि काव्य के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है, तो जितनी भी रचनाएं होती हैं जो छंदबद्ध होती है उसे हम कहते हैं कविता। ठीक है, कविता के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो कविता के लिए काव्य और पद्य इन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें काव्य की, तो काव्य के भी 2 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं काव्य के? काव्य के 2 रूप होते हैं। पहला होता है महाकाव्य और दूसरा होता है पद्य काव्य। आपसे ये पूछा जा सकता है अगर आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि काव्य के कितने रूप होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसका ऑप्शन होगा 1 2 3, तो आपको लगाना क्या होगा 2। तो काव्य के 2 रूप होते हैं, एक होता है गद्य काव्य और एक होता है पद्य काव्य। ठीक है, अब जो गद्य काव्य होता है ना, वो उसके अंदर क्या आता है, दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पद्य काव्य की बात करें तो पद्य काव्य जो होता है वो सिर्फ श्रव्य काव्य होता है, यानी कि उसमें हम सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसका प्रयोग हम छंदबद्ध रचना जितनी भी होती हैं उनके लिए करते हैं। और जो हम गद्य होता है ना, इसका प्रयोग छंदबद्ध और छंद रहित दोनों के लिए करते हैं। देखो, जो गद्य की बात करें ना हम, अगर तो गद्य जो होता है ना वो किसी भी नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सारी चीज़ें जब हम लिखते हैं ना, तो हम गद्य का यूज़ करते हैं। अब जितनी भी माध्यमिक या उच्च शिक्षाओं में हम शिक्षण प्रक्रिया है या लेसन्स है या नाटक है, निबंध है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो इसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें प्रयोग होता है आपका गद्य काव्य का। और पद्य काव्य जो होता है ना, पद का मतलब ही कविता है। अब जहाँ पर भी कविता है या प्रसंग है, दोहे हैं, ये सब किसके भाग हैं? ये सब पद्य शिक्षण की यानी कविता शिक्षण के भाग हैं। जो पद्य शिक्षण होता है ना, वो कविता शिक्षण की आत्मा होता है। ठीक है, और नॉर्मल लाइफ में हम जिस भी भाषा का यूज़ करते हैं वो सब हमारा किस में आता है, वो आता है हमारा आता है गद्य काव्य में। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों है ना, जो ये 2 रूप मेन होते हैं। और अगर आपसे तीसरा भी पूछा जाता है तो तीसरा जो होता है वो गद्य और पद्य काव्य दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसे हम कहते हैं चंपू काव्य, ये होता है। ठीक है, अगर आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वैसे आपका जो भी ऑप्शन होगा आपको हमेशा लगाना 2 ही है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में 2 नहीं है तो आपको 3 लगाना होगा, क्योंकि जो तीसरा होता है ना, इन दोनों का मिश्रित रूप होता है जिसे हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि काव्य शिक्षण जो है, जो कविता शिक्षण है, उसको पद्य शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आपने ये देखा कि जो काव्य है इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है गद्य काव्य और एक होता है पद काव्य। गद्य काव्य कौन सा होता है? जो गद्य काव्य होता है वो दृश्य और श्रव्य होता है, लेकिन वहीं जो पद काव्य होता है वो सिर्फ श्रव्य होता है। ठीक है, और जो गद्य काव्य होता है वो छंदबद्ध होता है और छंदरहित दोनों होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पद काव्य की बात करें तो पद काव्य कैसा होता है? पद काव्य होता है हमारा छंदोबद्ध रचना के लिए। ठीक है, इसमें आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, गति, लय, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किस तरीके से करना है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप कहानी शिक्षण का प्रयोग करो तो जाहिर सी बात है आपकी जो भाषा है उस पर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, कौन सा अलंकार है, कौन सी
चीज़ का कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। व्याकरणिक जितनी भी चीज़ें, इन सभी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन सभी का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की कि इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ जी हैं जो, उन्होंने क्या कहा अब हम देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी जो हैं उन्होंने ये कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही वाक्याव्य है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जिस भी वाक्य में रस है, यानी कि जहाँ पर भी अलंकार है, छंद है, मतलब जो हृदय की भाषा होती है ना, जहाँ पर हम अपना पूरा हृदय प्रकट कर देते हैं, ठीक है, शब्दों को जोड़ करके उस माला में पिरो करके उसका एक हृदय, मतलब जो भी आप कहना चाहते हो उसका सार आप जब प्रकट कर देते हो ना काव्य के माध्यम से, तो वो होता है काव्य शिक्षण। वहीं पे अगर हम बात करें आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा, तो आचार्य आनंदवर्धन ने कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि काव्य जो है ना, काव्य ही आत्मा की ध्वनि है, उन्होंने ये कहा, ठीक है। यानी कि जब हम अपने हृदय में जो भी बातें चल रही होती है ना, जब हम उसको वर्णों की माला में पिरो करके सामने प्रकट कर देते हैं कविता के माध्यम से, तो वो होता है हमारा काव्य शिक्षण, यानी कहानी शिक्षण या काव्य शिक्षण, ठीक है। अब हम काव्य शिक्षण जो है, हम कहानी जो है क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप देखते हो कि हम बच्चों को कहानी पढ़ाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कराते हैं कि आप ये पिक्चर देख करके बताओ आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। छोटी क्लासेस में स्टार्टिंग में जब वो बच्चा होता है जो वर्णों की अनुकृति करता है, वर्णों की आवृत्ति करता है, फिर धीरे धीरे वो वर्ड्स को जोड़ करके पढ़ना सीखता है, फिर वो कहानी पढ़ता है, उसके बाद वो चैप्टर्स पे आता है। तो जो कहानी शिक्षण है उसका शिक्षण प्रक्रिया में, उसका शिक्षण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कहानी शिक्षण का महत्व क्या है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो कविता मानव के हृदय को रसमग्न और आनंद से भर देती है। जाहिर सी बात है, अगर कविता ऐसी होनी चाहिए, कविता का महत्व क्या है, कविता ऐसी होनी चाहिए सबसे पहले तो कि वो जो भी आप कहना चाहते हो ना कविता के माध्यम से, वो उसको समझ आए, ठीक है। अगर वो बालक को समझ ही नहीं आ रहा उस कविता के माध्यम से, या बालक को कविता में आनंद ही नहीं आ रहा है, या रस मुक्त जितनी भी चीज़ें जो आप प्रकट करना चाहते हो, अगर उसका भाव जो है वो प्रॉपर तरीके से स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपका जो काव्य शिक्षण है वो निरर्थक है। आपका काव्य शिक्षण सार्थक कब होगा, जब आप जो कहना चाहते हो वो जो है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाए, ठीक है, ठीक है। अब कविता पाठ जो होता है वो मानव के भौतिक स्तर से ऊपर उठकर रसमग्न करता है और आध्यात्मिकता के स्तर पर पहुंचा देता है, ठीक है। जो कविता है वो क्या होती है, भौतिक स्तर से ऊपर उठती है और मतलब रसमग्न कर देता है इंसान को, यानी कि जो कविता का जो रस है ना उससे क्या करता है, लोगों के हृदय को परिपूर्ण कर देता है, ठीक है, और उनको आध्यात्मिकता के स्तर तक पहुंचा देता है। जो कविता होती है ना, यानी कि जो काव्य शिक्षण है, उसको साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, साहित्य समाज का आईना कहा जाता है। यानी कि इसके माध्यम से जो कवि है वो अपने वाक्यों को, अपने हृदय की जो भी बात होती है ना उसको निकाल करके प्रकट कर देता है, ठीक है। साहित्य का अधिकांश भाग उसका काव्य साहित्य है, ठीक है। काव्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत संस्कृति, दर्शन, धर्म, आदर्श, मूल आदि को प्रभावपूर्ण और यथार्थ तरीके से अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है। यानी कि आपकी कविता का जो भी सार है, ठीक है, दर्शन है, संस्कृति है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें प्रकट की गई हैं। सौंदर्य और रसानुभूति की भावना को विकसित करने और रागात्मकता के संचार करने के लिए यह अत्यधिक आवश्यक होता है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया कि पद्य शिक्षण क्या है, ठीक है ना, कि हमने ये पढ़ा कि पद्य को काव्य शिक्षण भी कहते हैं, ठीक है। काव्य के दो रूप होते हैं, गद्य काव्य और पद काव्य, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि गद्य काव्य और पद काव्य में क्या अंतर है। तो हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि गद्य काव्य जो होता है वो छंदोबद्ध रचना नहीं होती, और वहीं जो पद होता है वो छंदोबद्ध रचना होती है। जो गद्य काव्य होता है ना उसके अंदर यह आवश्यक होता है, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन पद में लय, गति, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, विराम कहाँ पे लगाना है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे किस चीज़ों का प्रयोग किया गया है ना, इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पद का संबंध किससे होता है, पद का संबंध व्यक्ति के हृदय से होता है
और गद्य का संबंध किससे होता है? गद्य का संबंध व्यक्ति के विचारों से होता है। अगर आप कोई भी कविता, मतलब जो कविता है, ठीक है, अगर आप बच्चे को सुना रहे हो, लेकिन अगर बच्चे को उसका अर्थ ही समझ नहीं आ रहा है, जो बच्चा है वो कविता से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, जो बच्चा है उसको कविता के भाव ही नहीं समझ आ रहे हैं, तो वो उस कहानी में रुचि नहीं लेगा। ठीक है, इसीलिए जो पद्य शिक्षण होता है ना, उसका संबंध व्यक्ति के हृदय से होता है, यानी कि जो कविता है वो व्यक्ति के दिल को छू जानी चाहिए। वहीं पर जो गद्य होता है उसका संबंध किससे होता है? जो गद्य होता है उसका संबंध विचारों से होता है, क्योंकि गद्य के अंदर आप जो भी नाटक होता है, ठीक है, किसी की जीवनी लिख रहे हो आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है, जो एक लेसन है, वो ये किस चीज़ में आता है? ये सारा आपका आता है गद्य सेक्शन में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम देखें गद्य में क्या होता है, तो गद्य में जो भाव होते हैं वो रहित होते हैं और पद्य में विचार रहित होते हैं। गद्य में काव्य की प्रधानता होती है और पद्य में क्या होता है? जो पद्य होता है, यानी कि जो कविता होता है, उसमें विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, रोचकता का अंश, जो इंटरेस्टिंग वे होना चाहिए कविता सेक्शन का। ठीक है, अब कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये देखेंगे हम। ठीक है, कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य है? कविता शिक्षण का उद्देश्य ये है कि छात्र जो हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनकी मानसिकता, उनकी जो कल्पना शक्ति है, इन सारी चीज़ों का विकास कर सकें। ठीक है, कविता पाठ सुनने के योग्य होना चाहिए। अगर जाहिर सी बात है, आप जो भी कविता करा रहे हो बच्चों को, अगर बच्चों को कविता इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रही है, बच्चों को कविता समझ ही नहीं आ रही है, या कविता के शब्द ऐसे हैं कि बच्चे उसको आवृत्ति ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बच्चा है वो उसको सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, अब कविता शिक्षण के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के अंदर ये विकसित करें कि उनको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, लय, गति इत्यादि चीज़ों से उनको परिचित कराएं। ठीक है, अब कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कि बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का निर्माण करना है। ठीक है, रसानुभूति, रागात्मकता, भावानुभूति, इन सभी चीज़ों के क्या करना है? उनको विकसित करना है। ठीक है, बच्चों के अंदर भाव विकसित हो सके। ठीक है, भावानुभूति को विकसित करना है। ठीक है, ताकि जो छात्र है वो कविता को पाठ सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण करे और भावानुभूति करने के योग्य बनाए। ठीक है, छात्र में शब्द योजना, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, रस आदि काव्य और तत्वों का ज्ञान कराना है। देखो, अब अगर हम बच्चे को कविता पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों को कविता पढ़ाते पढ़ाते बताना है कि बेटा यहाँ पे कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या है, क्या नहीं है, जो भी वर्ड है अगर उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तो आप उसको कविता कराते कराते बताओगे कि यहाँ पे किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया है ना, कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे हमें रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, कौन से रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, वाक्य जो वो कैसा है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य, ये सारी चीज़ें जो है हम बच्चों को कविता शिक्षण के अंतर्गत कराते वक्त बच्चों को सिखाते हैं। तो हमें बच्चों के अंदर इन सारे तत्वों का ज्ञान कराना है कविता शिक्षण के माध्यम से। ठीक है, अब काव्य शैली, सृजनात्मक, साहित्य, धर्म, दर्शन इत्यादि के योग्य बनाना। अगर आप बच्चे को कोई सी भी कविता पढ़ा रहे हो तो कविता की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए? रचनात्मक होनी चाहिए, साहित्य, धर्म, दर्शन इत्यादि के योग्य बनाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना है। कविता ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो उसकी ओर आकर्षित हों, बच्चे जो हैं कविता सीखने के लिए उत्सुक हों। ठीक है, उसको कंठस्थ करें। ठीक है, अब हम देखेंगे कविता शिक्षण की विधियाँ। अब अगर आप बीएड में हो तब तो आपको पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, ये आपका आएगा 7 या 8 मार्क्स का। लेकिन अगर आप बीएड में नहीं हो, अगर आप रीट, सीटेट या फिर DSSB या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे या तो वो ये पूछ सकता है विधि के अंदर कि जैसे हिंदी शिक्षण की विधियाँ हैं तो या तो वो ऐसे पूछ सकता है कि गीत विधि है, अभिनय विधि है, शब्दार्थ कथन विधि है, और इसके बाद एक और विधि लगा देगा जो कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो आपको पहचानना होगा। ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए सारी विधियाँ कि कविता शिक्षण के अंदर कौन कौन सी विधि आती है। ठीक है, कविता शिक्षण के अंदर गीत विधि आती है जिसे हम मेथड ऑफ सिंगिंग कहते हैं, अभिनय विधि, ड्रामेटाइजेशन मेथड, शब्दार्थ कथन विधि, खंडान्वय विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि।
अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो फ्रेंड्स, पहली विधि जो होती है वो हमारी होती है गीत विधि। गीत विधि में क्या होता है, इस विधि में जो अध्यापक होता है वो बच्चों को कविता जो होती है, जो कहानी होती है, उसको गा करके सुनाता है, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल में देखते हो ना, जो मतलब प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको जब हम पोएम पढ़ाते हैं ना कि मछली जल की रानी है, तो वो ऐसा नहीं बोलते हैं पोएम के तरीके से, उसको पोएम के तरीके से बोलते हैं, उसको हम कहानी को गा के बच्चों के सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करते हैं। फिर बच्चा जो होता है वो उसका अनुकरण करता है, उसको गीत के माध्यम से, कहानी को गीत के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब अभिनय विधि जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है अध्यापक वो गीत विधि की तरह ही पहले कहानी को गा करके प्रस्तुत तो करता है, लेकिन साथ साथ में उसका अभिनय भी करता है, यानी कि एक्सप्रेशन भी देता है, पोस्चर्स भी उसके तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। शब्दार्थ कथन विधि क्या होता है, इसमें जब अध्यापक कविता पढ़ा रहा होता है तो वो एक एक कविता पढ़ाते वक्त या तो वो पंक्तियों को खुद पढ़ देता है या फिर किसी और से पढ़वाता है, किसी बच्चे से, और फिर उसके शब्द और अर्थ जो हैं वो वहीं पे स्पष्ट करता चलता है। खंडान्वय विधि में अध्यापक क्या करता है, जो कविता के अंदर विविध शब्दों का प्रयोग किया गया है उनको खंड में विभाजित करके उसका अर्थ स्पष्ट करता है, ठीक है। व्याख्या विधि इसी का वृहद रूप है। व्याख्या विधि के अंतर्गत क्या होता है, अध्यापक संपूर्ण कविता जो है उसकी व्याख्या करता है, कहाँ पे कौन से छंद, कौन से अलंकार, किसका प्रयोग किया गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। व्यास विधि व्याख्या विधि का ही एक रूप है, ठीक है। तुलना विधि में क्या होता है, अध्यापक जो होता है वो कहानी की राइटर्स की अन्य काव्य के साथ या फिर अन्य पैरा के साथ या फिर अन्य कविता, अन्य काव्य शिक्षण के साथ तुलना करते हुए कहानी को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। समीक्षा विधि जो होती है वो उच्च कक्षा के लिए होती है। इसके अंदर जब बच्चों को कविता शिक्षण की नॉलेज रहती है तो वो उसकी संपूर्ण रूप से आलोचना कर सकते हैं, इसका वृहद रूप है, ठीक है। जो गीत विधि है और जो अभिनय विधि है ये प्राथमिक शिक्षण के बच्चों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। शब्दार्थ कथन विधि, खंडान्वय विधि जो है ये माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए, और बाकी की जो अन्य विधियां हैं इन सभी का माध्यमिक और उच्च में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसका एक बार मूल रूप देख लिया कि क्या क्या है, एक हमने शॉर्ट तरीके से इसको समझ लिया कि कौन कौन सी विधियों के अंदर क्या क्या होता है। अब हम इन्हीं विधियों को एक बार सही से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आपको अगर यहाँ क्लियर नहीं होगा तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका पहला मेथड है, ये है आपका गीत विधि। गीत विधि के अंदर क्या आता है, तो फ्रेंड्स गीत विधि के अंदर आपका क्या आता है, इस विधि के अंदर सर्वप्रथम अध्यापक जो होता है वो ताल, लय, स्वर के साथ साथ बाल गीत का पठन करता है, ठीक है। जो कविता है ना उसको अच्छी तरीके से गा के प्रस्तुत करता है, ठीक है। जैसे मछली जल की रानी है, तो अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेगा, वो सॉन्ग की तरह पढ़ेगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरीके से, ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, इसको सुनेंगे और उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, इसका अनुकरण करेंगे, ठीक है। उसी ताल, उसी लय, उसी गति के साथ यहाँ पे कहाँ पे उनको अपनी जो साउंड है उसको बढ़ाना है, अपनी साउंड को कहाँ पे कम करना है ना, बोलते बोलते अपनी आवृत्ति को कहाँ पे तेज़ करना है, कहाँ पे स्लो करना है ना, इन सारी चीज़ों को बच्चों को अभ्यास हो जाएगा। तो प्राथमिक कविता के छात्रों के लिए यह विधि जो होती है वो सर्वाधिक उपयोगी होती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि उनको भी वो जो टीचर होते हैं उनके साथ साथ कविता को गाते हैं, उनके अंदर चीज़ों को समझने की योग्यता जो होती है वो डेवलप होती है, उनका जो हृदय होता है वो खुश हो जाता है, और बच्चे खेल खेल में कहानी सीख भी जाते हैं, उनको कहानी याद भी हो जाती है लेकिन उनको पता भी नहीं चलता। तो ये प्लेवे मेथड के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खेल खेल में बच्चे जो होते हैं वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अब हमें इसके अंदर एक याद करने वाली बात ये है, एक नोट ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके अंदर बच्चों के जीवन, वातावरण और अनुभव के भीतर होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कविता जो है, अब अगर बच्चा प्री प्राइमरी का है, अगर आप उसको बहुत बड़ी पोएम उठा के दे रहे हो या फिर ऐसी पोएम उठा के दे रहे हो जिसके वाक्य इतने टफ हैं, जो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, उसकी आवृत्ति ही नहीं कर पा रहा है, या जो बच्चों के इंटरेस्ट लेवल से बिल्कुल बाहर की कविता है, बच्चों के लेवल को देख करके हमें कविता का चयन करना चाहिए, क्योंकि हम कविता बच्चों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और हम हमेशा देखते ही हैं पेडागोजी में कि हमें हमेशा चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं, कभी भी टीचर सेंटर की नहीं, ठीक है, बच्चों को ध्यान में रख करके।
अगर बच्चे के लेवल को हम ध्यान में ही नहीं रखेंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। ठीक है। अभिनय विधि क्या होती है? अभिनय विधि को हम ड्रामेटाइजेशन मेथड भी कहते हैं। अभिनय विधि जो हमने गीत विधि पढ़ी थी उसका ही विकसित रूप है अभिनय विधि। ठीक है। इसमें गीत विधि का विकसित रूप हो जाता है, यानी कि बच्चा जो होता है इतनी उसके अंदर नॉलेज डेवलप हो जाती है कि वो जो आदर्श वाचन जो अध्यापक करता है कविता का, जब अध्यापक जो होता है वो गीत गाता है तो बच्चे के अंदर ये डेवलप हो जाता है कि वो भी गीत गाने लग जाता है इसे देख करके। अब अध्यापक क्या करता है, उस गीत के साथ साथ ना उसको डिफरेंट पोस्चर वो वैसे ही एक्सप्रेशन देता है, कविता के अंदर जो भाव होते हैं उसको ही। ठीक है। अब इसमें कविता को बच्चों को कविता के साथ साथ अभिनय भी कराया जाता है। अब ये अध्यापक अगर चाहे, अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स में डिवाइड कर सकता है। ठीक है। पोएम के डिफरेंट कैरेक्टर्स में डिवाइड कर सकता है। अगर नहीं है तो वो चाहता है तो वो किसी एक बच्चे को भी दे सकता है अभिनय के लिए। ठीक है। अब इसे अध्यापक विविध पात्र या बच्चों को करवा कर सिखा सकता है। ठीक है। इस विधि में सबसे पहले अध्यापक कविता का पठन व अंग संचालन करता है, बच्चे उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है। फिर बच्चे भी उसी तरीके से अंग संचालन करते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है। अब अध्यापक को यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि जब वो काव्य शिक्षण कर रहा है या फिर अभिनय कर रहा है, उसको पहले घर पे जब भी वो अपना पाठ तैयार कर रहा है कक्षा में पढ़ाने के लिए, लेसन प्लानिंग कर रहा है, तो जो भी वो कविता विद्यालय के समक्ष सुनाना चाहता है एक बार उसको उसकी सुनाने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है। ऑडियो विजुअल एड से वो जो अपनी कविता है उसको सुन सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको विद्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए। अब ये विधि जो थी दोनों हमने जो भी पढ़ी ये प्री प्राइमरी लेवल के लिए थी। अब ये है हमारा प्राथमिक शिक्षण के लिए हमने पढ़ा, मतलब प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए दोनों विधियाँ उपयोगी होती है। अब हम जो पढ़ रहे हैं शब्दार्थ कथन विधि, शब्दार्थ कथन विधि हमारी प्राथमिक के लिए है और बाकी जो थी वो प्री प्राइमरी के लिए थी। शब्दार्थ कथन विधि के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षा के उपरांत अपनाई जाने वाली विधियों में शब्दार्थ कथन विधि आती है। इसके अंतर्गत अध्यापक जो होता है वो कविता का पठन करके या करवा कर साथ साथ में उसके अर्थ, प्रत्येक पंक्ति के साथ शब्दों का अर्थ और पूरी पंक्ति का सरल अनुवाद कर देता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई कविता है, ठीक है, अध्यापक ने क्या किया, उस कविता को या तो खुद ही पढ़ लिया या फिर विद्यार्थी से पढ़वा लिया, ठीक है, रीड करा लिया, और उसको पढ़ाते हुए उसकी कविता की पंक्ति के अंदर जितने भी शब्द थे ना, उसने क्या किया, उसका अर्थ हर पंक्ति के साथ साथ शब्दों का जो अर्थ था वो समझाते हुए चला गया। ठीक है। अब उसने क्या किया, पूरी पंक्ति का सरल अनुवाद कर देता है वो खुद ही। ठीक है। लेकिन इसकी एक मतलब अगर हम कहें कि इसका एक कमी क्या है इसमें, तो कमी ये है कि बच्चे कविता का अर्थ तो समझ जाते हैं और शब्द का अर्थ जो है वो समझ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो होता है इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि बाकी जो हमने दोनों जो शिक्षण प्रक्रिया जो है, जो टीचिंग मेथड्स पढ़े, उसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिव था, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कम एक्टिव है और टीचर ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे स्टूडेंट जो वो पैसिव होता है, तो वो पैसिव जब होता है तो वो क्या होता है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पैसिव होते हैं। तो इसीलिए अध्यापक को ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं उनको भी वर्ड्स उनसे पढ़वा सकते हैं कविता, ताकि जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहे। ठीक है। भावानुभूति और रसानुभूति नहीं हो पाती है उनके। अब हम पढ़ेंगे व्याख्या विधि की व्याख्या विधि क्या होती है। तो फ्रेंड्स, व्याख्या विधि क्या होती है, व्याख्या विधि के अंतर्गत क्या होता है, इस विधि में अध्यापक कविता का सस्वर पठन करने या बच्चों से पठन करवाने के उपरांत स्वयं या छात्रों की सहायता से कविता के सभी आवश्यक स्थलों की व्याख्या करता है। यानी कि अध्यापक का क्या करता है, कविता के अंदर जितने भी चीज़ें थी उसको उसने सस्वर वाचन कराया। ठीक है। वाचन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मौन वाचन होता है, सस्वर वाचन होता है ना। मौन वाचन वो होता है जब हम मन में पढ़ते हैं और सस्वर वाचन वो होता है जब हम लाउड रीडिंग करते हैं। ठीक है। आप कविता ने बच्चों से पाठ करवा लिया, उसके बाद टीचर ने क्या करा, बच्चों से पाठ करा लिया, उसके बाद टीचर ने क्या किया, छात्रों की सहायता से कविता की जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी ना उसकी व्याख्या कर दी। ठीक है। अब जैसे उन्होंने क्या किया, अध्यापक ऐसे भी कर सकता है कि वो छात्रों से विविध प्रश्न पूछे और जहाँ पे बच्चे सही आंसर देंगे तो उसको समझ आएगा अध्यापक को कि हाँ, बच्चों को यहाँ तक का लेवल जो है क्लियर हो रखा है, यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को समझ आ गया है। लेकिन जब वो कोई क्वेश्चन पूछता है ये देखने के लिए कि बच्चों को समझ आया है कि नहीं, और बच्चे उसका आंसर देने में असमर्थ होते हैं, तो अध्यापक जो होता है वो उसका अर्थ स्पष्ट कर देता है। ठीक है। और उसमें निहित जितने भी प्रसंग होते हैं उन सभी चीज़ों की व्याख्या कर देता है। ठीक है।
अब विविध छंद, अलंकार, रस, इन सभी चीज़ों का स्पष्टीकरण कर देता है अध्यापक। ठीक है, जब अध्यापक कविता को पढ़ा रहा है तो अध्यापक क्या करेगा, अध्यापक देखेगा, अध्यापक बताएगा कि मतलब प्रसंग की व्याख्या कर देगा। ठीक है, फिर अध्यापक बता देगा कि इसमें कौन से छंद का, ये जो वाक्य है इस वाक्य में कहाँ पे छंद है, कहाँ पे अलंकार है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया, अगर रस है तो कौन सा रस है, अगर वाक्य है तो कौन से वाक्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरीके से अध्यापक क्या करेगा, मतलब बच्चों से भी क्वेश्चंस करता रहेगा, लेकिन जहाँ पे बच्चे जो होंगे वो क्वेश्चंस का आंसर देने में असमर्थ होंगे, अध्यापक वहाँ पे उसका उत्तर दे करके छात्र जो हैं उनकी समस्याओं का हल करते हुए पाठ को समझाता हुआ चलेगा। ठीक है, रागात्मक संबंध स्थापित कर देगा। ठीक है, अब कविता की भावानुभूति व रसानुभूति करने में ये जो कविता होती है वो अत्यधिक सहायक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने पहले पढ़ा था हमने पहले ये पढ़ा, दोनों विधियां हमने देखी थी, वो हमारी प्री प्राइमरी के लिए थी। ठीक है, मतलब गीत विधि और अभिनय विधि। ठीक है, वो हमारी प्री प्राइमरी के लिए थी। दोनों ही इंटरेस्टिव थी, दोनों में ही टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव थे। उसके बाद शब्दार्थ कथन वाला हमने जो पढ़ा वो उसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव था। अब जो ये है व्याख्या विधि, इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों को पहले वो चीज़ें समझा दे, उसके बाद ही क्वेश्चंस करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो जाहिर सी बात है वो उसके आंसर देने में समर्थ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्याख्या विधि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है रीट में, कि व्याख्या विधि जो है वो किन स्तर के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो व्याख्या विधि जो है उसका प्रयोग हम माध्यमिक या उच्च स्तर के बच्चों के लिए करते हैं। ठीक है, उनके लिए ये विधि जो होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं कि ये जो विधि है ये छात्रों को सक्रिय रखती है, क्योंकि अब स्टूडेंट से अगर अध्यापक क्वेश्चन पूछेगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट जो है कविता को समझने के प्रति अपनी इच्छा जागृत करेंगे, है ना, अपना इंटरेस्ट लेवल डेवलप करेंगे, अपना कंसंट्रेशन लेवल वहीं पे रखेंगे, क्योंकि उनको पता है ये टीचर उनसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, कविता का भावानुकूल वाचन होने से कविता शिक्षण सरस रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाव, सप्रसंग, व्याख्या जितनी भी है तो भाव जो होगा कविता का वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आवश्यक प्रसंग व्याख्या के होने से छात्रों में को कविता का अर्थ और भाव ग्रहण करने में सुगमता होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पोयम है, हम सब भी ने देखा है कि कविता जो होती है बड़ी क्लासेस की, उसके अंदर सप्रसंग व्याख्या दी होती है। क्यों दी होती है? क्योंकि सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत कविता का जो प्रसंग है उसके अंतर्गत उसका क्या भाव है वो स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, कविता का संपूर्ण भाव जो होता है ना वो सुस्पष्ट हो जाता है, और उस भाव के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको कविता का सार समझ आ जाता है, कविता का अर्थ समझ आ जाता है। ठीक है, अध्यापक पठन और व्याख्या केवल खुद ही ना करे बल्कि उसको छात्रों की सहायता से कविता की व्याख्या करानी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए टीचर को, तथा छात्रों से कविता व भावानुकूल पठन करवाए। अब हम पढ़ेंगे खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि क्या होती है? ठीक है, पार्ट ऑफ फैक्टर मेथड क्या होता है? तो दोस्तों खंडान्वय विधि में क्या होता है, इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक जो होता है, सबसे पहले जो अध्यापक होता है वो छात्रों को कविता का सस्वर पाठ कराता है, यानी कि लाउड रीडिंग। क्लास में हम रीडिंग कराते हैं ना, वैसे ही अध्यापक संपूर्ण पाठ को छोटे छोटे क्रमिक खंडों में विभक्त कर देता है। यानी कि यहाँ पे अध्यापक क्या करता है, पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब विभाजित कर लेता है वो। उसके बाद वो क्या करता है, हर खंड से, जैसे कि मान लो ये आपकी पोयम है, कविता है। ठीक है, अब अध्यापक ने क्या किया, हर खंड को विभाजित कर दिया। ठीक है, और हर खंड को विभाजित करते हुए उसने क्या किया, वो हर खंड से प्रश्न का निर्माण करता है। जैसे कि उसने यहाँ से एक क्वेश्चन का बना लिया, फिर एक यहाँ से बना लिया, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से। तो ऐसे ही वो क्या करता है, हर खंड से प्रश्नों का निर्माण करता है, और फिर अध्यापक क्या करता है, उसका उत्तर छात्र से पूछता है। अगर छात्र उत्तर सही देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर छात्र उत्तर सही नहीं देते हैं, गलत देते हैं, तो वो क्या करता है, सही करके उसका भाव स्पष्ट करता है। जो व्याख्या विधि हमने पढ़ी थी वो भी इस तरीके की ही थी। ठीक है, व्याख्या विधि में भी अध्यापक जो होता है वो बस व्याख्या विधि में सप्रसंग व्याख्या थी, है ना। व्याख्या विधि में भी भाव जो होता है वो स्पष्ट हो जाता है। व्याख्या विधि में भी अध्यापक जो होता है वो प्रश्नों के उत्तर पूछता ही है, उस तरीके की ही है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये भी माध्यमिक और उच्च स्तर के बच्चों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। ठीक है, अब इसको मनोवैज्ञानिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और इस प्रणाली की विशेषता क्या है कि इसमें हम इसका जो मैक्सिम है, इसका जो सूत्र है वो क्या है, इसमें हम पूर्ण से अंश की ओर ले जाते हैं, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, यानी कि बच्चों को जो इजी चीज़ें थी, अब जाहिर सी बात है अगर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम पहले इजी ही पूछेंगे, उसके बाद इजी से कठिन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों को पता होते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को पता नहीं होते हैं। यहाँ पर भी छात्र एक्टिव होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर है उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो छात्र को भावानुभूति, रसानुभूति, इन सारी चीज़ों में सहायता मिलती है। ये देखिए कि ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। इसके अंदर पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अध्यापक क्वेश्चन पूछेगा तो छात्रों से पहले सरल क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन के आंसर तो उन्हें आते नहीं हैं। और यहाँ पर भी पहले वाली विधि की तरह स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है, अब छात्र की भावानुभूति और रसानुभूति दोनों विकसित हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका व्यास विधि। व्यास विधि जो है ना आपका इसी का विस्तृत रूप है, व्याख्या विधि का ही। ठीक है, व्यास विधि में क्या होता है, व्यास विधि ये विधि जो होती है ये व्याख्या विधि का ही विकसित रूप होती है। यहाँ पर अध्यापक, वहाँ पे क्या होता था, सप्रसंग व्याख्या होती थी, यहाँ पर अध्यापक क्या करते हैं, कविता का पद जो है उसका इस प्रकार से अनुसरण करता है जैसे कि कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठ करके कविता कहने के लिए अपनाते हैं। मतलब कवि जो होता है, जैसे अगर हम देखते हैं कि जब हम कथा सुनते हैं, ठीक है, जो कथा होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि जो कथा के अंदर जैसे कि कथावाचक व्यास हैं जो कथा सुना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कथा सुनाते वक्त जितने भी वाक्य होते हैं ना उन सभी का अर्थ स्पष्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अनुकरण करते हैं, वो गद्दी पर बैठ कर के कविता कहने के लिए उसे अपनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अध्यापक जो है, इसी की तरह का जब अध्यापक जो है वो कविता की विविध चीज़ों को प्रकट करता है तो वो उसकी ऐतिहासिकता, प्रसंग, व्याख्या इत्यादि को स्पष्ट करते हुए चलता है। ठीक है, छंद, रचना, बोध इत्यादि को स्पष्ट करते हुए चलता है कि यहाँ पर छंद, रचना इत्यादि को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब हम बात करें नोट की, तो इस विधि के उच्च कक्षाओं में कविता शिक्षण के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे तुलना विधि की। तुलना विधि क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, तुलना यानी कि तुलना का हम करते हैं दो लोगों के बीच में या फिर दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, तो जो तुलना विधि है, इस विधि में अध्यापक जो है वो पढ़ाई जाने वाली कविता की तुलना करता है। अब वो कविता में जो अध्यापक जो है वो कविता जब पढ़ा रहा है तो तुलना किससे करेगा, या तो उसी कविता से या फिर अन्य कविता से करेगा। ठीक है, या फिर उसी कविता के रचयिता के कवि की तुलना अन्य कवि से करेगा। ठीक है, और पाठ को स्पष्ट करेगा, तुलना करते हुए पाठ को स्पष्ट करता है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, किस कक्षा के लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम माध्यमिक और उच्च स्तर की कक्षा के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अध्यापक को यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि अगर अध्यापक तुलना करे तो जाहिर सी बात है अध्यापक को उसकी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर अध्यापक को नॉलेज नहीं है तो ये विधि कहीं ना कहीं निरर्थक साबित होगी। इसीलिए अध्यापक को अत्यधिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, विविध कविताओं की विविधता और समानता को स्पष्ट रखने के लिए उसको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विविध चीज़ों की अत्यधिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समीक्षा विधि की। समीक्षा विधि क्या है, समीक्षा विधि को क्या कहते हैं हम, समीक्षा विधि को हम कहते हैं फ्रेंड्स क्रिटिकल एनालिसिस मेथड। ठीक है, समीक्षा विधि जो होती है वो उच्च स्तर के बच्चों के लिए होती है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जब आपके अंदर नॉलेज है, जब आपकी नॉलेज डेवलप हो गई है तभी तो आप चीज़ों की आलोचना कर पाओगे ना। तो ये विधि जो है ये व्याख्या विधि का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, व्याख्या विधि का विस्तृत रूप क्या है, समीक्षा विधि। ठीक है, आप फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या की जाती है। ठीक है, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का आलोचनात्मक व्याख्या की जाती है। इस विधि का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ये क्वेश्चन आपका रीट में आ सकता है कि इस विधि का हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स इस विधि का प्रयोग हम उच्च कक्षा में करते हैं, उच्च कक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि कौन कौन सी विधि होती है। गीत विधि का प्रयोग हम प्राथमिक स्तर के लिए करते हैं, अभिनय विधि का प्राथमिक स्तर के लिए करते हैं, व्याख्या विधि में क्या है, ठीक है, समीक्षा विधि क्यों होती है, अर्थकथन विधि में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। आई होप आप सभी को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि कविता अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों की इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि, बच्चों के
क्यूरोसिटी, बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आप कविता पढ़ा रहे हो, हमें ये देखना चाहिए कि हम बच्चों के लेवल के मतलब अनुसार कविता को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जो कविता है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की मानसिकता डेवलप कर सके। मानसिकता कब डेवलप करेगी, जब बच्चों को कविता समझ आएगी। वो जो भाव है कविता का वो बच्चे समझ पाएंगे, कला पक्ष जो है वो बच्चे समझ पाएंगे। तो इसीलिए कविता का जो सस्वर है वो प्रभावशाली होना चाहिए। कविता कंठस्थ करना, ठीक है, कविताओं का संग्रह करना, रुचि बढ़ाने के साधन है ये सारे हैं। अब हमें अपने विद्यालय में या फिर विश्वविद्यालय में जहाँ पर भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कवि जयंती अपनानी चाहिए। क्योंकि अगर आपके विद्यालय में एज अ कवि जो है वो चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कवि जयंती आप आयोजित कर रहे हो, तो कवि जयंती में आप जैसे बच्चों को कह सकते हो कि बेटा आपको इस मतलब इस लेखक के बारे में लिख के लाना है, इसकी जीवनी के बारे में लिख के लाना है, या इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको इसके बारे में चार्ट बना के लाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, उनकी नॉलेज डेवलप होगी, वो उसको जानेंगे, उनके बारे में उनके प्रति अनेक विचार स्पष्ट होंगे, उनकी रचनाएं क्या हैं क्या नहीं है, सब के बारे में बच्चे जानेंगे, उनकी नॉलेज जो है वो डेवलप होगी। हमें कवि समादर यानी कि कवि को आदर प्रस्तुत करने के लिए हमें कवियों को आमंत्रित करना चाहिए एज अ चीफ गेस्ट है जो भी। फिर छात्रों को उनसे परिचित कराना चाहिए ताकि जो छात्र हैं वो कवि के प्रति क्या करें, आदर व्यक्त कर सकें, ठीक है। कवि गोष्ठी का आयोजन करना चाहिए हमें, कवि दरबार इत्यादि का आयोजन करना चाहिए, जहाँ पर अगर बच्चा चाहे तो कविता सुना सकता है ना, या फिर कवि की जीवनी के बारे में सुना सकता है, कवियों के बारे में सुना सकता है, पोएम्स के बारे में सुना सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी भी चीज़ें की हैं आई होप आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह की अन्य अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।